हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। आज है 6th सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डूम्सडे ग्लेशियर जो कि हाल ही में न्यूज़ में बहुत चर्चा में रहा, वो किस जगह पर लोकेटेड है? आपके ऑप्शंस हैं ए एंटार्क्टिका, बी आर्कटिक सर्कल, सी एशिया या फिर डी नॉर्थ अमेरिका। आपको बताना है डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। चलिए एक बार आंसर पर पहुंचने से पहले देख लेते हैं। ये देखिए, आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो साउथ अमेरिका के जस्ट नीचे देखिएगा, आपको दिखेगा एंटार्क्टिका। उसमें ये जो आपको दिख रहा है ये है थ्वाइट्स ग्लेशियर। और ये कहाँ पर है फिर? इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ए एंटार्क्टिका। एक बार देख लेते हैं। डूम्सडे ग्लेशियर का असली नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर। थ्वाइट्स ग्लेशियर ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई है वो चौड़ाई 120 किलोमीटर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बड़ा एक ग्लेशियर है। हाल ही में स्वीडन की एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंसर्न जताई है कि जितनी इसकी चौड़ाई है और ये जितना बड़ा है ग्लेशियर, एक्चुअली जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस स्पीड से ये मेल्ट हो रहा है उससे ये डबल स्पीड से मेल्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी सतह के नीचे एक वार्म वाटर की लेयर मिली है। तो इस वजह से कंसर्न का एरिया ये है कि ये इतना बड़ा है साइज में कि अगर ये पूरा मेल्ट हो गया तो अनुमान है कि वर्ल्ड के सी लेवल को ये आधे मीटर से ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसका आप मतलब समझिए कि वर्ल्ड में कितने कोस्टल एरियाज पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। तो ये एक कंसर्न है इसको लेकर, जिसकी वजह से इसका नाम डूम्सडे ग्लेशियर भी से कह रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन से कथन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सही है? ऑप्शन 1, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा बनाई गई। 2, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन 3, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन एमपीसी के बारे में सही हैं। ऑप्शन सही क्या है? सी 1 एंड 3 ओनली। कैसे? एक बार एमपीसी के बारे में समझ लेते हैं। एमपीसी का गठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा किया गया था, मॉनेटरी पॉलिसी में देश की ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। ये बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और इसको लीड करते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि इसके चेयरमैन हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 3 मेंबर्स को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और 3 मेंबर्स आर फ्रॉम विद इन आरबीआई। ये यूजुअली इट मीट्स 6 टाइम्स अ ईयर। कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि पिछले साल कोरोना के चलते साल में 5 ही बार मिल पाई थी, बट जनरली इट मीट्स 6 टाइम्स अ ईयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इट वॉज एस्टैब्लिश इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, सही 1934। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नहीं, आरबीआई के गवर्नर के चेयरमैन होते हैं, तो ये गलत। और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, सही। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है टर्की इनमें से किसके बीच लोकेटेड है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, बी ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी गल्फ ऑफ सुएज, इसको सी कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, या फिर डी गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। एक बार देख लेते हैं मैप पे। पहले आप एक बार वर्ल्ड मैप पे मिडिल ईस्ट को, जहाँ पे आपको ये सीरिया इजराइल वगैरह दिखेंगे, इस एरिया को जूम इन कीजिएगा। आपको यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग मेडिटेरेनियन सी दिखेगी। यहाँ पे आपके इधर ये रहा टर्की, और टर्की हम देख रहे हैं कि ब्लैक सी है ऊपर और नीचे मेडिटेरेनियन सी है। तो आपके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है, आप वर्ल्ड एक तो मैप को डेली देखा कीजिए, ताकि आपको कुछ कुछ एरियाज रोज समझ में आए। जैसे आप मान लीजिए कि आज इस कॉन्टिनेंट के ये चीज़ें देखेंगे, डेजर्ट्स देखेंगे, आज इस कॉन्टिनेंट की रिवर्स देखेंगे, आज इस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज देखेंगे, उनके आसपास क्या है ये देखेंगे। तो इस तरह से आप रोज देखेंगे, तभी आपको मैप याद हो पाएगा, मैप में क्या क्या कहाँ कहाँ है। और स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा मिडिल ईस्ट के ऊपर, मिडिल ईस्ट और एशिया की कंट्रीज यहाँ पर जो हैं इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल ये बहुत न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, टर्की इनमें से किन के बीच लोकेटेड है? ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि ये गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इन माउंटेन्स को वेस्ट टू ईस्ट सही क्रम में लगाना है। आपके ऑप्शंस हैं
गारो, जैंतिया, नागा और खासी। इन चारों हिल्स को आपको वेस्ट टू ईस्ट सही क्रम में लगाना है। चलिए आंसर पे पहुंचने से पहले एक बार मैप में देख लेते हैं। ये हमने अपने भारत को नॉर्थ ईस्ट से जूम इन कर रखा है। आप देखिए ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया, और इस नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप ये देखेंगे मेघालय में यहाँ पे हैं गारो, खासी, ये रहे जैंतिया हिल्स, और ये हैं आपके नागा हिल्स। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट सही लगाएंगे तो क्या हो गया, गारो, खासी, जैंतिया और नागा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको वेस्ट टू ईस्ट सही उसमें लगाना है क्रम में, तो ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन बी, गारो, खासी, जैंतिया एंड नागा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस जगह पर पहला तमिल संगम हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए मदुरै, बी कापड़पुरम, सी कावेरी पट्टनम या फिर डी कुरल। आपको बताना है पहला तमिल संगम इनमें से किस जगह पर हुआ था। तो तमिल संगम, तमिल लिटरेचर के अकॉर्डिंग 3 तमिल संगम हुए थे, जिनमें से पहला हुआ था मदुरई में, दूसरा हुआ था कपड़पुरम में और तीसरा फिर से मदुरई में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए मदुरई। क्वेश्चन 6, आपको बताना है इनमें से कौन सा महाजनपद गोदावरी रिवर की बैंक पे स्थित था। आपके ऑप्शंस हैं ए काम्बोज, बी असप, सी अवंती या फिर डी मल। आपको बताना है इनमें से कौन सा महाजनपद गोदावरी रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे जाने से पहले आप थोड़ा रिकॉल किया कीजिए कि आप हमेशा एक तो कोशिश कीजिए कि मैप्स के थ्रू समझिए कि मैप, ताकि थोड़ा कुछ विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में रहे। अब देखिए ये आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि विंध्य रेंज के नीचे सिर्फ और सिर्फ 16 महाजनपद में से एक ही महाजनपद है, जो कि है असमक, और उसकी कैपिटल थी पोट्टन या फिर पोड्डन। तो ये है असमक गोदावरी रिवर की बैंक पे। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, बी असम। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है इनमें से किस उद्देश्य के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी रियासत बनाई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए रेवेन्यू कलेक्शन, बी सिविल कोर्ट्स, सी टैक्स कंट्रोल या फिर डी मार्केट कंट्रोल। आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी रियासत किस लिए बनाई थी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मार्केट कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय काल में काफ़ी सारे मार्केट रिफॉर्म्स किए। उन मार्केट रिफॉर्म्स के अंतर्गत ही उसने 2 डिपार्टमेंट्स बनाए थे, एक था दीवान रियासत और एक था शाही मंडी। दोनों मार्केट कंट्रोल के लिए बनाए गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मार दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन मसूद शाह, सी नसीरुद्दीन महमूद या फिर डी रजिया सुल्तान। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको अगर ये समझना है कि किसने किसे मारा होगा, तो आपको क्रोनोलॉजी याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक ममलूक डायनेस्टी, जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, इसके एक रूलर थे। ममलूक डायनेस्टी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित की थी। इसके बाद 1210 में आराम शाह गद्दी पे बैठे। उसके बाद इल्तुतमिश बैठे, और इल्तुतमिश के मरने पे उनकी बेटी रजिया सुल्तान ने गद्दी पे अपना हक जताया। बट इससे पहले कि रजिया सुल्तान बनती, रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गए। इसी बीच क्या हुआ कि मुल्तान के गवर्नर ने रिवोल्ट कर दिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपनी फोर्स को लेकर वहां रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए जाना पड़ा। इसी बीच रजिया सुल्तान ने यहाँ पर दिल्ली में अपनी इस गद्दी को कब्जा लिया, और जैसे ही फिरोज शाह वापस लौटे उनको मरवा दिया। तो किसका ऑप्शन क्या सही हो गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को किसने मरवाया था, डी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है मुनियंस किन ऑफिसर्स को कहा जाता था। आपके ऑप्शंस हैं ए इंटेलिजेंस ऑफिसर, बी रेवेन्यू ऑफिसर, सी सीक्रेट स्पाइस या फिर डी नन ऑफ द अबव। आपको बताना है मुनियंस किन्हें कहा जाता था। तो सही ऑप्शन है सी सीक्रेट स्पाइस। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में काफ़ी सारे मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे। उन मार्केट रिफॉर्म्स के चलते ही उन्होंने 2 डिपार्टमेंट्स बनाए थे, दीवान रियासत और
सानाई मंडी। उसी के तहत उसने ये मुनियंस जो कि सीक्रेट स्पाइस थे, इनको भी अपॉइंट किया था। ये मार्केट की दिन भर की खबरें, जो भी डेली रिपोर्ट्स होती थी, वो अलाउद्दीन खिलजी के पास लेकर आते थे। तो मुनियंस के लिए क्या ऑप्शन सही हो गया? सी, ये क्या थे? सीक्रेट स्पाइस। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है इनमें से किसको महात्मा गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 के लिए दूसरा सत्याग्रही नॉमिनेट किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, या फिर डी एस सत्यमूर्ति। आपको बताना है इनमें से किसको महात्मा गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही चुना था। सही ऑप्शन है बी जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसके बारे में बात कर लेते हैं, और इसके बारे में बात करने से पहले उस टाइम की कंडीशंस को समझ लेते हैं। टाइम है सन 1939 का, जबकि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी। जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो इस टाइम पे 1939 में प्रोविंशियल लेवल पे काफ़ी प्रोविंसेस में कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बना रखी थी। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो ब्रिटिशर्स ने बिना इंडियंस की या फिर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि आईएनसी थे, उनसे सलाह मशवरा किए बिना इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में झोंक दिया। इससे सारे आईएनसी के मेंबर्स बहुत ज़्यादा खिन्न हो गए और उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। अब रिजिग्नेशन तो दे दिया, अब क्या करें, क्योंकि अब तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है कि भाई डिज़ाइन भी कर दिया, कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है अभी, तो क्या करें। तो ऐसे टाइम में सब पहुंचे किसके पास? अपने गुरु महात्मा गांधी जी के पास, और महात्मा गांधी से बोले कि चलिए अब कोई एक मास प्रोटेस्ट लॉन्च कर देते हैं। तो महात्मा गांधी जी तो हमारे महात्मा थे ही, उन्होंने कहा ये टाइम सही नहीं है मास प्रोटेस्ट लॉन्च करने का, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी हैं। तो इसकी बजाय, मास प्रोटेस्ट की बजाय, हम इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। और इसके लिए उन्होंने कुछ सत्याग्रहीज को चुना जिनकी प्लेसेस डिसाइडेड थी कि उनको इन जगहों पर जाकर एंटी वॉर प्रोपेगेंडा करना था, लोगों को समझाना था कि वॉर में पार्टिसिपेशन नहीं करना है और वॉर से क्या क्या नुकसान होंगे। और ऐसे में सत्याग्रही जिन जिन प्लेसेस पे जाते थे, रास्ते में सारी प्लेसेस पे ये प्रोपेगेंडा करते जाते थे और फाइनली उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, जो कि गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे बने ब्रह्मदत्त। आपसे पूछा जाए कि इंडिविजुअल सत्याग्रह का क्या उद्देश्य था, तो हो सकता है कहा जाए कि आज़ादी लेने का उद्देश्य था। तो आज़ादी लेने का उद्देश्य नहीं था। महात्मा गांधी जी जस्ट चाहते थे टू अफर्म राइट टू स्पीच ऑफ इंडियंस। क्यों? क्योंकि इंडियंस की सलाह मशवरा लिया नहीं गया था, उनसे पूछा नहीं गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में झोंक दिया गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी का कहना था कि ये हमारे राइट टू स्पीच का हनन है। तो इसीलिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में लॉन्च किया। चलिए, इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चंस खत्म हो गए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार मिलेगा तो हमें आगे बढ़ने की हमेशा मोटिवेशन मिलती रहेगी। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।